हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा के लिए वरदान बने हुए सिटी हॉस्पिटल यानी कि सिम्स से आए हुए वरिष्ठ चिकित्सक SK चाहर जी, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर ये जो पथरी है इसकी शुरुआत किस प्रकार से होती है और ये क्यों बन जाती है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका अभी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल, जैसा कि हमने शुरुआत की है पथरी संबंधी समस्याओं की, तो और आप मूत्र रोग विशेषज्ञ भी हैं, तो मेरा पहला सवाल यही रहेगा। मैं अपने दर्शकों से सवाल पूछने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा, यदि आपको भी पथरी से संबंधित कोई समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ये लाइव सेशन है और इसमें डॉक्टर साहब आपकी समस्याओं का समाधान लाइव के माध्यम से ही आपको बता देंगे। तो मेरा प्रश्न जो हो यही है डॉक्टर साहब, आमतौर पर देखा जाता है कि इंसान को कभी कभी पेशाब में रुकावटें या दिक्कतें आने लगती हों, दर्द होता है अचानक उसके, और जब वह जांच कराते हैं तो उनको पथरी निकल आती है। आखिर ये पथरी बनती क्यों है, क्या कुछ खास कारण है इसके? अब वैसे तो पथरी बनने के बहुत से कारण होते हैं, पर जो प्रमुख कारण जिनमें एक होता है, सबसे कारण जो हमारे भारत में जो स्पेशली नॉर्थ वाला जो पार्ट है, इसमें एक तो जिस तरह का हमारा क्लाइमेट होता है, जिसमें टेम्परेचर गर्मियों में बहुत ज़्यादा रहता है, ह्यूमिड कंडीशन होती है, जिसमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा आता है, और हम बहुत प्रचुर मात्रा में और पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं। तो ये एक प्रमुख कारण है। गर्मियों में हमको पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ों का ध्यान रखें तो पथरी बनने की समस्या कम होती है। बाकी जो और दूसरे कारण होते हैं कि जब भी किडनी में पेशाब बनता है और जब वो बहता है, जब भी पेशाब में किसी भी तरह की रुकावट आएगी तो पथरी बनने की समस्या ज़्यादा होती है। जैसे कि मुख्य कारण क्या हो सकते हैं, जैसे किसी को बार बार पेशाब में इन्फेक्शन है और बहुत लंबे समय से अगर इन्फेक्शन है तो उसमें पथरी बनने की संभावना ज़्यादा है। दूसरा होता है ओल्ड एज में प्रोस्टेट अगर बढ़ जाती है बुढ़ापे में, तो उससे भी पथरी बन सकती है। खाने के कुछ कारण हैं कि कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग करने से भी पथरी बनने की समस्या हो सकती है। जैसा कि डॉक्टर साहब मेरा सवाल था कि आखिर बनती क्यों है, वो आपने बता दिया, लेकिन आपने कहा गर्मियों में बनती है। अगर ज़्यादा चांस गर्मियों में होते हैं, बन कभी भी सकती है, पर गर्मी में यानी इसका सीधा संबंध जो है पानी की कमी से पानी की कमी से भी है। यदि लगातार व्यक्ति जल का सेवन करता रहे तो शायद पथरी की समस्या उसको बनने की संभावना कम रहेगी, संभावना कम हो सकती है। तो एक आम इंसान को प्रतिदिन कितने जल का सेवन करना चाहिए ताकि इस समस्या से काफी हद तक बचा जा सके? जैसे गर्मियों में तो जिस तरह से अपना टेम्परेचर है, तो जैसे सर्दियों में अपन 2 लीटर से 2.5 लीटर के बीच में पानी हमको पीना चाहिए एक स्वस्थ आदमी को। अगर उसको कोई किडनी की बीमारी है, कोई हार्ट की बीमारी है, तो हम वो इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि उसके लिए कुछ लिमिटेशंस डॉक्टरों ने बताई हुई होती हैं। बाकी सर्दियों में 2 से 2.5 लीटर और गर्मियों में 3 से 3.5 लीटर पानी का हमें सेवन करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आजकल एक शब्द काफी प्रचलन में है और वो शब्द है यूरोलॉजी लेजर सर्जरी। हाँ बिल्कुल। ये यूरोलॉजी लेजर सर्जरी क्या है और किस प्रकार से मरीज को इसका लाभ जल्द मिल जाता है और ये किस प्रकार की टेक्नोलॉजी है? जैसा कि आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में ही आजकल इस तरह की मशीनों और तकनीकों का उपयोग ज़्यादा हो रहा है कि जिसमें मरीज को पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन होने के बाद या कम से कम तकलीफ उसको हो, तो उसी के संदर्भ में बहुत तरह की जैसे लेजर होती हैं। स्किन में डर्मेटोलॉजिस्ट भी अपनी लेजर का यूज करते हैं सर्जरियों में, और अधिक और दूसरी सर्जरियों में होती है। तो उसी तरह से किडनी में जो भी स्टोन बनती हैं उसमें लेजर सर्जरी एक नवीनतम एक तकनीक है, जिसको अपन मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी एंडोयूरोलॉजिकल सर्जरी के नाम से ही जानते हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इसमें एक बहुत ही पतला लेजर फाइबर होता है, जिसके द्वारा स्टोन को तोड़ के बिल्कुल पाउडर कर दिया जाता है, और उसके बाद में इसमें कोई भी चीर फाड़ या कोई इंसिजन लगाने की या इस तरह की किसी भी तरह की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जो शरीर में बनाए हुए नेचुरल पेशाब के रास्ते से ही जा करके पथरी को वहाँ पे तोड़ा जा सकता है। जो आज से कुछ समय पहले तक पथरियों के लिए बहुत लंबे लंबे इंसिजन लगते थे, बहुत चीर फाड़ होती थी, लोग डरते भी बहुत थे, करे ऑपरेशन होगा, बड़ी समस्या हो जाएगी,
बहुत दिन तक रहना पड़ेगा हॉस्पिटल में, कई दिन रहना पड़ेगा, उसके बाद भी काम छूटेगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि लेजर सर्जरी के द्वारा ये मिनिमल इन्वेसिव एक नई तकनीक है, जिसमें पेशेंट सुबह एडमिट होता है, शाम को सर्जरी करके अगले दिन हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं और उसके अगले दिन से ही वो अपने रूटीन काम बिल्कुल भी कर सकता है। डॉक्टर साहब, अगला सवाल किडनी की पथरी को लेकर के है कि अक्सर देखा जाता है कि जो पथरी होती है, यानी कि इसकी शुरुआत जो होती है वो किडनी के आसपास से ही बनना शुरू होती है। बिल्कुल। तो इसका प्रमुख कारण क्या है, किडनी के आसपास ही क्यों बनना शुरू होती है? क्योंकि जैसा देखा जाता है कि जो स्टोन होता है यानी कि पत्थर के समान होता है, बिल्कुल, और हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमेशा चलता रहता है, वो ब्लड उसको कहीं भी ले आकर स्थापित क्यों नहीं कर पाता, वो किडनी के आसपास ही क्यों बनती है? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, लोगों को इसके बारे में थोड़ा समझना चाहिए जी। तो जो किडनी को जो हमारे शरीर में बोलते हैं, उसको एक तरह से गंदगी जो हमारे ब्लड में खाने पीने से या जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल जिसको हम बोलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ जो बनते हैं, उसको बाहर निकालने का एकमात्र जरिया या तो लीवर होता है या फिर किडनी होती है। तो पूरे ब्लड का पूरा स्टोन बेसिकली जो बनता है 80% केस में ये कैल्शियम का ही बना होता है, जो एक तरह से स्टोन का ही एक प्रकार है। कैल्शियम ऑक्जेलेट हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम फॉस्फेट का स्टोन हो सकता है। इसके अलावा भी और तरह के यूरिक एसिड के स्टोन होते हैं, कुछ ड्रग्स के स्टोन होते हैं, पर सबसे जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो कैल्शियम स्टोन है, जिसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट भी सबसे ज्यादा। कैल्शियम ऑक्जेलेट को देसी भाषा में एक तरह से पत्थर का ही एक तरह से रूप होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन में ये चलता रहता है, जो भी हम खाते हैं पीते हैं उसमें वो सब एब्जॉर्ब होता है, फिर किडनी के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का फिल्ट्रेशन किया जाता है। तो जो भी फिल्ट्रेशन में जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें होंगी जिनको हमारे शरीर की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा लिमिट में होगी, वो किडनी उनको निकाल के अपने यहाँ पे रख लेती है और पेशाब के जरिए उनको बाहर फिर निकाला जाता है। पर उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होगी कि अगर हमारे ब्लड में इन चीजों की कंसंट्रेशन या मात्रा इतनी अधिक है कि जो पेशाब जो बन रहा है वो उनको बाहर निकालने में असमर्थ है, और देसी भाषा में कहें तो कि उनकी मात्रा 1 लीटर पेशाब में उतनी ज्यादा है कि पेशाब उनको बाहर नहीं निकाल पा रहा है। 1 लीटर पेशाब में एक फिक्स मात्रा का ही चीजें हम घोल सकते हैं, तो वो जितना भी एक्स्ट्रा बनेगा वो धीरे धीरे जमने लग जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में ये होता है कि वो कहीं पे भी एक जगह पे एक छोटा पार्टिकल जमेगा, फिर आगे अगर ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही, हमने ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही प्रॉब्लम चलती रही, तो उसी पार्टिकल पे जाके फिर दूसरे मिट्टी के कण, कैल्शियम के, कार्बोनेट के, वो जाके उस पर चिपकते जाते हैं और वो धीरे धीरे से एक बड़े स्टोन का आकार ले लेती है। दूसरा एक कारण ये हो सकता है कि किसी को पेशाब के फ्लो में, किसी की जन्मजात संरचना किडनी की ऐसी है कि जिसको नेचुरल पेशाब के फ्लो में अगर दिक्कत है, उसकी संरचना ऐसी है कि आराम से पेशाब नहीं निकल रहा है, पेशाब एक तय समय से ज्यादा समय तक अगर रुकता है तो भी पथरी बनने की समस्या ज्यादा होती है। जैसे कि ओल्ड एज में प्रोस्टेट बढ़ने पे भी यूरिनरी ब्लैडर का स्टोन बनने की संभावना ज्यादा होती है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने भी कहा कि लोग यदि समय पर इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो समस्या बड़ी हो जाती है, लेकिन हर बीमारी के शुरुआती लक्षण कुछ ना कुछ होते हैं। बिल्कुल। ऐसे में इसके क्या कुछ लक्षण हैं ताकि लोगों को समय रहते इसकी जानकारी हो जाए? यानी कि जैसा कि देखा जाता है कि अक्सर दर्द होने के बाद, जब पेट में दर्द होता है या कहीं निचले हिस्से में दर्द होता है, तो लोग सीधे पेन किलर की दवाई लेते हैं और उसमें आराम उनको मिल जाता है। लेकिन इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं ताकि लोगों को ये जानकारी हो सके कि मुझे कहीं ना कहीं पर आज किडनी में या उसके आसपास क्षेत्र में पथरी की समस्या उत्पन्न हो चुकी है? हाँ बिल्कुल, इस बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि आप अगर आपको सबसे जो मोस्ट सिम्टम जो आएगा जिससे मरीज का ध्यान जाता है, सिम्टम और भी हो सकते हैं, 2 सिम्टम होते हैं, या तो उसको दर्द हुआ है, सबसे पहला सिम्टम तो यही है, दर्द हुआ है। अब दर्द का यह है कि दर्द हल्का भी हो सकता है और बहुत तेज भी हो सकता है। अगर तेज होता है दर्द तो पेशेंट तुरंत दौड़ के डॉक्टर के पास भी जा सकता है या इलाज। हल्के दर्द को मरीज जनरली क्या है, टॉलरेट करता रहता है और वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इतना उलझा हुआ रहता है, हो सकता है ऐसे ही हो गया हो। तो हम यही कहना चाहेंगे कि फ्लैंक रीजन में यहाँ से अगर दर्द स्टार्ट हुआ है, बैक साइड ऑफ रिब्स में, दोनों साइड हो सकता है, और वो आगे की तरफ पेशाब के रास्ते की तरफ अगर बढ़ता हुआ दर्द है
और बहुत ज़्यादा दर्द है, दर्द एक कारण हो सकता है। इसके अलावा पेशाब में ब्लड आना, ये भी एक पथरी का सिम्टम हो सकता है। उसके अलावा पेशाब करने में जलन होना, ये भी एक पथरी का सिम्टम हो सकता है। बार बार पेशाब जाना, ये भी एक सिम्टम हो सकता है। पहले आदमी इतना नहीं जाता था, अभी रिसेंट में ज़्यादा जाने लगा है। पेशाब में इन्फेक्शन का भी एक इसका एक सिम्टम हो सकता है। पेशेंट को फीवर है बहुत दिन से और पेशाब में दिक्कत है, जलन है, तो भी आपको पथरी हो सकती है। यानी कि आपने एक ऐसा जरिया बताया है कि यदि अगर पेशाब में यानी कि अगर मूत्र नली में कोई समस्या आती है तो उसका सीधा संपर्क पथरी से हो सकता है। और भी कारण हो सकते हैं, पर पथरी भी एक कारण, एक बड़ा कारण हो सकती है। ठीक है। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न आया है सामने से टीटू भाई का कि ज्यादातर लोग देसी दवा का यूज करते हैं, वो कितना सही है? क्योंकि देखा जाता है, कोई कहता है कि मूली का जो रस है उसको पीने से पथरी खत्म हो जाती है। कोई देसी जड़ी बूटियों पर, कहीं पर आयुर्वेदिक दवाइयों से भी कहा जाता है कि बिना ऑपरेशन के पथरी घुल जाती है शरीर के अंदर ही। कितना मिथक है, कितना भ्रामक है, या कितनी सत्यता है इस बात में? देखो, ये भी एक हमारे भारत में अलग तरह की इलाज का एक तरीका है, जिसमें आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है। तो बेसिकली तो हम डायरेक्ट इन पे कमेंट नहीं करते, क्योंकि हम उन सब्जेक्ट्स को पढ़ते नहीं हैं। लेकिन जो हमारे इसमें जो मेडिकल पैथो जो अपनी जो अंग्रेजी दवाइयाँ जिनको हिसाब से उनमें कहते हैं, बाकी उसमें ऐसा कोई क्लियर एविडेंस नहीं है कि पथरी दवा खाने से घुल जाए। उसको बनने से रोका जा सकता है, पर लेकिन बनी हुई पथरी को दवाइयों के द्वारा घोलना, जिसका हमारे इंग्लिश दवाइयों में तो उसको निकलने में थोड़ी हेल्प हो सकती है। अगर पथरी 5 mm की है, 6 mm की है, तो हम थोड़े दिन 7 दिन तक उसको मेडिकल मैनेजमेंट के द्वारा निकालने की कोशिश कर सकते हैं। पर ऐसी कोई 100% गारंटी वाली अगर कोई दवाई इंग्लिश दवाइयों में नहीं आती है कि जिसमें हम कह सकें कि इससे पथरी घुल जाएगी। यानी कि दवाओं के द्वारा इसका इलाज संभव नहीं है। बिल्कुल, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो। आयुर्वेद के बारे में आयुर्वेद वाले बता सकते हैं, लेकिन एलोपैथिक में इसका इलाज दवाओं के माध्यम से पथरी खत्म होना नहीं है। जैसे सर, एक और सवाल आया है, अनुज भारद्वाज जी है, इनका ये कहना है कि लोगों में इस बात को लेकर भ्रामकता फैली हुई है कि बियर पीने से भी पथरी ठीक हो जाती है। हाँ, ये एक तरह की ये उस तरह की समस्या है कि जैसे चूहे को मारने के लिए हम बिल्ली पाल लेते हैं। ठीक है, आपने एक बीमारी तो आपने खत्म कर दी, दूसरी बीमारी हो गई। तो हमारे उसमें कोई इसी तरह का इंडिकेशन नहीं है कि बियर पीने से ये खत्म हो जाएगी। बियर पीने का उतना ही एडवांटेज है जितना आप 2 लीटर पानी पीने का। 3 लीटर गर्मियों में 3.5 लीटर पानी पीने से उतनी ही पथरी निकलेगी जितना बियर पीने से निकलेगी। थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि बियर पीने से उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट ही है पेशाब ज्यादा, ये डायूरेटिक थोड़ा होता है कि आपने एक साथ में 750 ml पानी आपने पी लिया तो वो जल्दी पेशाब बनाएगा, फास्ट पेशाब बनाएगा, उसके फ्लो से पथरी निकलेगी। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप बियर ही पियो, आप कोई भी लिक्विड अधिक मात्रा में ले सकते हैं। जैसे आपने नींबू का पानी पी लो, जूस किसी तरह का पी लो, दूध भी पी लो, पानी ही ज्यादा पी लो, तो उसके वही सेम रिजल्ट आएंगे जो बियर पीने के आते हैं। बस पर मुझे हमने ऐसा कहीं पढ़ा नहीं है, ना कोई इस पर कोई रिसर्च है, ना कोई ये कहता है कि बियर पीने से पथरी आपकी निकल सकती है। दर्शकों, अभी हमने बात की कि आखिर पथरी बनती क्यों है और के समस्या का इलाज क्या है, लेकिन हम बात करना चाहेंगे इसको लेकर के कि इसमें क्या कुछ किया जाना चाहिए। तो आपने बता दिया क्या कुछ नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि क्या कुछ नहीं खाना चाहिए। ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो पथरी होने पर न खाएं, जिससे कि पथरी की जो मात्रा है वो उसके एमएम बढ़ते जाएं। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको खाने से या उनको पीने से पथरी की समस्या बन सकती है और ज्यादा हो सकती है? वैसे तो आइडियली तो हम सबको यही बोलेंगे कि आपको एक बैलेंस डाइट आपको लेनी है। बैलेंस डाइट में ये आता है कि आप इसमें दूध भी लें, हरी सब्जियां भी लें, शुगर भी आप उसमें ले सकते हैं। बेसिक चीज उसमें ये है कि जो बीज वाली सब्जियां हैं उनका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं किया जाए। जैसे बहुत से लोग बिल्कुल 4 टमाटर दिन में खा रहे हैं, या रोज ही उनके घर में बैंगन की सब्जी बन रही है, इस तरह की चीजों को आप खा सकते हैं बिल्कुल, जितना सफिशियंट है। यहाँ सब्जी में 1 टमाटर डाल दिया, वो सब एक्सेप्टेबल है। पर किसी भी चीज का बहुत ज्यादा उपयोग और बाकी चीजों को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देना। जैसे कोई आदमी मीट खाता है, नॉनवेज बहुत ज्यादा खाता है, तो उसको भी पथरी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। उसको ऐसा नहीं और दूसरा है हरी सब्जियां, दूध,
कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इन सब का एक बैलेंस डाइट, जैसा कि हम बचपन से ये पढ़ते आते हैं, एक संतुलित आहार हमारा होना चाहिए। बाकी किसी के कोई भी चीज बहुत एक्सेस में ना हो, सब चीजों को आप बराबर में खाएं, तो हम कोई रिकमेंड नहीं करते कि आप ये खाना छोड़ दें, वो खाना छोड़ दें। तेल घी का प्रयोग इसमें क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखा जाता है कि जब भी लोगों को कभी शुगर होती है, डायबिटीज होती है, मोटापा बढ़ता है, तो लोग शुगर सबसे पहले डायबिटीज कहते में हैं तो तेल घी का डायरेक्ट है, बिल्कुल। पर इसमें तेल घी छोड़ देने से तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस पर डायरेक्ट एविडेंस है कि पथरी को बनना कम किया जा सकता है। पर वो ये है कि हर चीज आप संतुलित खाएं, जितनी जरूरत है आप उतनी खाएं, तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा वो नहीं है। चलिए सर, बात करते हैं लेजर सर्जरी के बारे में। जैसा कि अभी जब हम बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब ने इलाज बताया कि किस तरीके से बनती है और क्या कुछ इसके प्रमुख कारण हैं, और निकालने का भी जो जरिया है वो यदि छोटी पथरी है तो पेशाब के रास्ते निकल सकती है, लेकिन यदि पथरी की जो मोटाई है यानी ज्यादा mm में है, कितने mm की पथरी मूत्र नली के रास्ते से बाहर निकल सकती है, और उसके बाद कितने mm की पथरी जो होती है वो मूत्र नली के रास्ते से निकलना असंभव हो जाता है। जनरली जैसे जैसे ऐसे कोई क्लियर कट ऑफ लाइन नहीं है। जनरली हमारे पास जैसे पेशेंट आते हैं, हम उनको जैसे सलाह देते हैं, तो 5 से 6 mm की पथरी होती है तो हम उसको सलाह देते हैं कि आप ये पानी थोड़ा ज्यादा पिए, ये थोड़े दिन दवाई खा के आप देख लीजिए। बाकी ये डिपेंड करता है कि आदमी की जो स्ट्रक्चर जो भगवान ने बनाई है, सबसे ज्यादा जो पेशाब की नली जिसको बोलते हैं यूरेटर में पथरी अगर फंसती है, अगर उसका डायमीटर 6 mm से बड़ा है, तो जैसे जैसे साइज अगर बढ़ता जाएगा तो उसके बाहर निकलने की संभावना धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। जैसे 5 से 6 mm की पथरी का है कि आराम से 70% तक अगर नीचे यूरेटर में फंसी हुई है तो दवाइयों के द्वारा उसको 70% मरीजों में वो निकल जाती है, 30% में नहीं निकल पाती है। जैसे अब ऐसे साइज अगर बढ़ता जाएगा तो वो 70% से 60% पे, 50% पे, और जनरली में आ जाता है कि 9 से 10 mm की पथरी का निकलना बहुत मुश्किल है। इसके जो परिणाम है वो कितने गंभीर हो सकते हैं? ना बिल्कुल गंभीर हो सकते हैं। अगर आपकी एक किडनी जिसमें स्टोन ने कंप्लीट पेशाब के फ्लो को बंद किया हुआ है, तो उसमें ये होता है कि 1 से 1.5 महीने के बाद में किडनी का जो लॉस हुआ है फंक्शन का, उसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल होता है। यदि आपके पास भी किडनी समस्या या पथरी की समस्या को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से अभी आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से हम लगातार लाइव के माध्यम से आपकी समस्याओं के बारे में, आपके उपचार के बारे में बात कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब, इसी में अगला सवाल ये है कि लेजर सर्जरी के प्रमुख फायदे क्या हैं? हाँ बिल्कुल, वही हमने बताया कि जैसे जो पहले हम जो किडनी के अंदर जो स्टोन बनता था, उसके जो तरीके होते थे, एक तो ओपन सर्जरी होती थी, उसमें कम से कम 8 से 10 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर लंबा चीरा लगा के पथरी को निकाला जाता था। दूसरा उसके बाद में जो नई आई वो होता है PCNL, उसमें भी बैक साइड से किडनी के अंदर छेद करके उसमें उसको पथरी को फोड़ के और उसको निकाला जाता था। अभी जो किडनी के अंदर की बीमारियों के लिए एक नई तकनीक आई है, RIRS, कैपिटल में है। RIRS का मतलब है रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। तो ये बेसिकली बिल्कुल 100% लेजर के द्वारा ही की जाती है। इसमें पेशाब के रास्ते से एक फ्लेक्सिबल स्कोप होता है, जो कहीं पे भी, उसमें हाथ में एक बटन होता है, वो कहीं पे भी ऐसे करके आड़े टेढ़े रास्तों के द्वारा भी आपके अंदर जाके लेजर के द्वारा उसको फोड़ने के बाद में और उसको बिल्कुल चूरा करके वहां पे छोड़ देते हैं, और वो 2-3 दिन में पेशाब के रास्ते से निकल जाती है। सबसे जो मेन फायदा ये है कि बिल्कुल पेनलेस सर्जरी है, बिल्कुल पेशेंट मतलब 1 दिन का स्टे इसमें मैक्सिमम रिक्वायर्ड है, और अपने काम, कोई भी मान लो कोई मजदूर भी है या कोई ऑटो चलाता है या कोई ऑफिस का काम करता है, कोई भी तरह का आदमी है, उसका जो वर्क लॉस होता है, PCNL जो हम प्रोसीजर पहले करते थे, अभी भी करते हैं बहुत जगह पे, बहुत बड़ी पथरी है तो करते हैं, पर उसमें होता था कि आज एडमिट होगा, कल अगर सर्जरी करेंगे तो 3 से 4 दिन उसको मिनिमम हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। उसमें खून भी काफ़ी कई बार बह जाता है, उसके बाद वो घर जाता है, फिर बहुत दिन तक उसको दर्द रहता है, 8 से 10 दिन उसको घर पे भी आराम करना पड़ता है। तो आप अपने आप देख लिए, जो चार्ज है वो हॉस्पिटल के वो बढ़ते हैं, उसके साथ में चार्ज भी बढ़ते हैं, और मतलब मरीज का जो लॉस होता है 10 से 12 दिन का जो काम का जो लॉस होता है, मेरे हिसाब से वो आज के ज़माने में जिस तरह की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी है, तो उसके हिसाब से लेजर सर्जरी बहुत ही इफेक्टिव और काफ़ी कारगर है। सर, एक बड़ा सवाल है कि लोग अक्सर पथरी का इलाज करवा लेते हैं
स्टोन को निकलवा लेते हैं, चाहे ऑपरेशन के माध्यम से हो, चाहे लेजर सर्जरी के द्वारा हो, लेकिन एक भ्रामकता हमेशा लोगों को बनी रहती है कि क्या कभी ऑपरेशन होने के बाद या किसी माध्यम से किडनी के आसपास या कहीं पर भी अगर पथरी है, उसको खत्म कराने के बाद में दोबारा बनने के चांस होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। अगर कुछ कारण तो जो जन्मजात कारण है, जैसे ये जेनेटिक कारण है, उसमें तो आपको 100% चांस है, तो वो उनका तो जांच करा के हम मरीज को बता सकते हैं कि भाई तुम्हारे तो बनेगी। उसका मोड ऑफ ट्रीटमेंट फिर ये अलग तरह का है। जो बाकी जो रेगुलर जिनको कोई बीमारियां ऐसी नहीं है, उनमें भी बनने के चांस हैं, पर उसको हम अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के द्वारा, खाने पीने में एक्सरसाइज करना, घूमना फिरना, संतुलित आहार खाना, पानी ज्यादा पीने से, अननेसेसरी चीजें नहीं खाएं, उनके द्वारा उनकी संभावना को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो दर्शकों, देखा आज आपने कि एक बार फिर से अभिनुज ने आपको मिलवाया उन डॉक्टरों से जो लगातार आपको मथुरा में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और आज हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद थे वो थे डॉक्टर राकेश सिंह चाहर, शिव कुमार चाहर जी, क्षमा चाहूंगा, जिन्होंने कि केवल मथुरा में नहीं बल्कि केरला में और जयपुर में भी अपनी सेवाएं दी हैं, जो कि मूत्र रोग विशेषज्ञ हैं और साथ के साथ में किडनी स्टोन के वरिष्ठ चिकित्सक भी हैं। तो लगातार अभिन्यूज आपको मिलवाता रहेगा मथुरा के उन शख्सियतों से, उन डॉक्टरों से जो लगातार आपके लिए मथुरा में अपनी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। फिलहाल अपने इस लाइव को यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन साथ के साथ में आप लोगों से फिर वही अपील कि हमारे इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके परिजनों तक, जो लोग भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन तक सरलता से उनके उपाय, उनके उपचार पहुंच सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।